Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम जो आपका 25 फोर्थ मंथ में है। और देखने वाले हैं कि हम प्रीवियस के क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। यहाँ पर एक एक करके हम सेट को हम सॉल्व करते रहेंगे और ये जो आपका आंसर की है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख लीजिए कि किस प्रकार से हम जो पेपर को स्टार्ट करेंगे और क्या क्या इसमें होगा। तो देखिए, सबसे पहले रोल नंबर आएगा, वो हमारा सीट नंबर आएगा, फिर कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट सिग्नेचर, और फिर ये इन्वेस्टिगेटर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन और उनकी क्वान्टिटी वगैरह नंबर वगैरह दे रखे हैं। फिर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, और उसके बाद मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं। हिंदी वाले इसमें देख सकते हैं, और 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सेक्शन हमारा कौन सा है आज का? सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी। ओके, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है कि अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी इन हैंड राइटिंग कॉल्ड। डिफ़िकल्टी जो हैंड राइटिंग में क्या कह रही है, दिक्कत फील करा रही है, यानी प्रॉब्लम होती है उसको हैंड राइटिंग करने में, तो वो क्या है? ठीक है, अब हैंड राइटिंग है तो देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर समझते चलेंगे क्वेश्चन को कि हैंड राइटिंग, ओके, क्या है? हैंड राइटिंग यानी ये ग्राफ है। मान ली मैंने ये लिखा है तो यहाँ पर एक ग्राफ है, किसी भी प्रकार का ग्राफ है। तो यानी अगर हैंड राइटिंग की बात करेंगे तो डिस्ग्राफिया, यानी डिस्ग्राफिया, ठीक है, यानी ग्राफ है। अगर ये एच लिखा है ना तो ये भी एक प्रकार का सिंबल है, ग्राफ है। तो मतलब क्या हुआ कि उसे जो है किस प्रकार की डिफ़िकल्टी है? हैंड राइटिंग, यानी लिखने से प्रॉब्लम, यानी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर डिस्ग्राफिया हो गया। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, समेटिव एवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार का है? तो समेटिव एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ समेटिव जो एवोल्यूशन है यानी एस जो है, इसमें एंड द एंड, ठीक है, एंड द आपका सेशन होता है। और इसमें क्या होता है? फीडबैक जो होता है परफॉर्मेंस के बेस पे हम टर्मिनल एंड करते हैं। यानी बात मैं करूं तो लास्ट में हम पूरा देखेंगे, आंकलन करेंगे बच्चे का कि क्या उसने अब तक सीखा, क्या नहीं सीखा। ओके, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोवाइड द टीचर विथ कंटिन्यूस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट लर्न। इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है, बात क्लियर, यानी ये कैंसिल। फोकस ऑन मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, नो, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ऑन गोइंग ऑफ सिस्टमैटिक असेसमेंट, ऑन गोइंग मतलब कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उस समय भी आप क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, तो ये भी नहीं। फिर है टर्मिनल असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस। देखिए, टर्मिनल असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड द सेशन, यही आपका क्या है? सटीक आंसर है। क्लियर है? यही आपका क्या है? सटीक आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर से दैट देयर आर मैनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंट और फ्रेम ऑफ माइंड, विच वन इज अ कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस इज सजेस्टेड बाय हिम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी में कौन सी है? तो इसकी बात की गई, और हम बात करें कौन सी है, तो देखिए ये जो है ना आपका प्राकृतिक कौशल या कह सकते हैं नेचुरलिस्टिक स्किल जो है, ये आपकी हार्वर्ड गार्डनर की सुझाई भी है। लेकिन एनालिटिकल, क्रिटिकल और ये आपका जो है प्रैक्टिकल, ये आपकी नहीं है, ये आपकी थॉर्नडाइक के है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर है, इन आवर कंट्री मैनी चिल्ड्रन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑफ एडवांटेज टू चिल्ड्रंस हु हैज़ एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेज। तो ये कह रहे हैं हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, जिसमें पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है, उसका सही लाभ क्या है। अगर कोई बच्चा है एक से अधिक भाषा बोल रहा है तो उसके लिए क्या उसका लाभ होगा या क्या उसका डिसएडवांटेज होगा, तो यहाँ पर वो चीज़ हमें करेक्ट देखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम देख रहे हैं एक बार फिर से। तो देखिए, पहला कह रहा है कि फैसिलिटेट कंसेप्ट फॉर्मेशंस, जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने में या उसको फैसिलिटेट करता है।
फिर फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग, यानी जो उसकी एनालिटिकल है वो रीजनिंग को प्रमोट कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, या ये है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करेंगी। तो ऑल ऑफ एबव की हम बात करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे हम पहुंच जाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है अ टीचर इन द क्लास इज डूइंग सेम एक्टिविटी लाइक आस्किंग नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट आल्सो हाउ एंड व्हाई, helping them to compare various answers to a questions and judge which is the really the best answer from thinking point of view through these activity he is trying to promote। मतलब वो क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस करा रहा है। जो टीचर है या अध्यापक है या अध्यापिका है, वो क्या कर रहा है, केवल ना प्रश्न पूछता है ना केवल पूछ कर कि क्या और क्यों, बल्कि वह यही पूछता है क्यों और कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो करता है। तो उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों या परख की तुलना करने में मदद, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है इस गतिविधि से मतलब बढ़ावा किस प्रकार की वो थिंकिंग को कर रहा है या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है एनालॉजी है, फिर कह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग है, या इंटीग्रेटिव थिंकिंग है, या फिर कंसेप्ट मैपिंग है। तो फोर्थ में जो आपका 5 नंबर है, इसमें क्या चीज़ हो रही है। तो देखिए काफ़ी चीज़ें ना एक साथ हो रही हैं, यानी समराइज कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटिव थिंकिंग करवा रहा है। क्या कह रहा है? इंटीग्रेटिव थिंकिंग हो रही है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलाई और इवेंट दैट कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट्स बिहेवियर। ठीक है, मोटिवेट स्टूडेंट बिहेवियर विच साइकोलॉजिकल परसेप्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे। ये कहना चाह रहे हैं कि कौन सा एक मोटिवेशनल जो है मनोवैज्ञानिक जो इस प्रकार से उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसको बताया है। तो कौन सा है ऐसा मनोवैज्ञानिक, ये हमें बताना था। 6 नंबर है आपका। तो देखिए एक क्वेश्चन का आंसर तो बिहेवियरल हो जाएगा, बहुत सिंपल है, व्यवहार, क्योंकि स्टूडेंट के व्यवहार से रिलेटेड है। तो उसमें व्यवहार का ही क्या कराएगा, स्टडी की जाएगी। ओके, स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम। 7 नंबर है। 7 नंबर कहता है कि द टर्म इंक्लूशन मीन एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशनल नीड डैश इन द रेगुलर क्लासरूम। तो हमें ये बताना है कि समावेश शब्द का मतलब क्या है। उसके बाद विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। तो पहला कहना मोस्ट ऑफ द टाइम, या सम टाइम, या फुल टाइम, या नो टाइम। तो 7 में हम बात करेंगे कि फुल ऑफ द टाइम। अब फुल ऑफ द टाइम यानी पूरे समय। देखिए इंक्लूशन यानी शब्द करें हम बात इंक्लूशन की, तो इंक्लूशन में होता क्या है, यानी सबको एक साथ, ठीक है, क्या करते हैं, एक साथ। वहाँ पर स्पेशल बच्चा भी, स्पेशल जो चाइल्ड है प्लस नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड दोनों एक साथ बैठ के स्टडी करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग क्लास हो गया, उनके लिए अलग या स्कूल। पहले इंटीग्रेटेड होता था। इंटीग्रेटेड में क्या होता था, एक ही छत के नीचे होते थे लेकिन एक साथ नहीं होते थे। लेकिन इंक्लूशन में क्या होता है, एक ही छत के नीचे एक क्लासरूम में दोनों विद्यार्थी बैठे होंगे, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो नॉर्मल हो। क्लियर है? दोनों चीज़ें एक ही साथ होंगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। एट नंबर क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। अ लैंग्वेज टीचर टीचिंग अ पोएम इन द क्लासरूम वाई एक्सप्लेनिंग द डिटेल ऑफ द पोएम एंड आस्किंग द स्टूडेंट टू ड्रॉ कंक्लूजन और ब्रॉड व्यू फ्रॉम एक्सप्लेनेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक टीचर है, एक भाषा टीचर है, जो भाषा टीचर है यानी कक्षा में क्या कर रहा है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ाता है। ठीक है, उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने में व्यापक विचार के लिए कह रहा है। यानी उनसे कह रहा है कि मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, अब उसके बेस पे आप निष्कर्ष निकालें और व्यापक विचार मतलब मेरे सामने रखें, उसको बताएं। तो वो क्या करवाना चाह रहा है, इंडक्टिव रीजनिंग हो रही है, डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है, कंसेप्ट मैपिंग हो रही है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है प्राइमरी लेवल, ठीक है, हमेशा याद रखें कि प्राइमरी लेवल
प्राइमरी लेवल पर अगर जैसे कि बात आ जाती है थिंकिंग की, तो हमेशा कैसी होगी, इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मीन्स होता है इंडक्टिंग या इंडक्टिव, ठीक है, सॉरी, इंडक्टिव का जो मीन्स होता है उसमें होता है कि आप पहले क्या कर रहे हैं बच्चों को, उदाहरण, यानी आप क्या कर रहे हैं, उदाहरण से आप मतलब नॉन टू अननोन जा रहे हैं। ठीक है, पहले चीज़ जो जानता है उससे उसे बताएंगे। अब देखो इसमें टीचर ने क्या करा, पहले एक पोएम को पढ़ाया है, उसके सारांश को समझाया है, उसके बाद फिर उससे उन बच्चों से कहा जा रहा है कि अब आप बताएं। तो मतलब उन्हें पहले चीज़ बता दी गई है, तो उन्हें पहले उदाहरण दिया गया है, उसके बाद बुझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग की। ओके, डिडक्टिव जस्ट उल्टा होता है कि पहले उसको रूल बता देते हैं, फिर आप उदाहरण की तरफ जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और टीचिंग टेस्टिंग भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आगमनात्मक तर्क की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं 9 नंबर। में कह रहे हैं कि साइकोलिस्ट बिलीव, ठीक है, जो हमारे मनोविश्लेषण का मानना है, दैट देयर इज अ प्राइमरी मीन्स वाई विच द ईगो कीप्स द लिड्स ऑन द आईडी इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मनोविश्लेषण का मानना है कि प्राथमिक साधन है जिसे ईगो या इद पर आच्छाद रखता है। ठीक है, यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये हमारे कौन है, फ्रॉइड्स हैं। ठीक है, फ्रॉइड्स एक मनोवैज्ञानिक हैं, जो उन्होंने इस पे बात की है, और उनने जो हमारे मन की दशाएं बताई हैं, आपका ईगो है, एक सुपर ईगो है, ठीक है, सुपर ईगो है, और एक हमारा क्या है, आईडी है। ठीक है, आईडी है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो सुपर ईगो है हमारा, ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है, मोरल है। ठीक है, मोरल प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, मोरल प्रिंसिपल पे चलता है। और आईडी जो है ये कैसा है आपका, ये आपका रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे चलता है। और आईडी जो है ये आपका प्लेजर पे चलता है। ठीक है, प्लेजर, यानी ये केवल कहता है कि मुझे तो केवल सुख, यानी जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये जो है ईगो जो है आपका, ईगो का मीन्स है रियलिस्टिक, भाई सच को सच ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसमें किसी की जान जा रही हो या नहीं जा रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुपर ईगो क्या करता है, सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू वो देखता है कि क्या चीज़ ठीक है अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन का आंसर की अगर बात करें हम 9 में, तो हमारा आंसर होता है क्या, डी, रिप्रेशन। ठीक है, यानी दबाव। ठीक है, दबाव होता है हमारे ऊपर, यानी कह सकते हैं कि ये दबाव की बात करता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से है, इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोड्यूस बाय। ठीक है, तो ये किसने प्रोड्यूस किया है हमारा, इसको बताना है 10 में। तो देखिए हैंस, ठीक है, हैंस आइसेंक, ये वाला, ठीक है, हैंस आइसेंक जो हैं उन्होंने बताया है क्या, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, ये हमें बताना है। ये देखिए आपके कॉन्सेप्ट बेस जो क्वेश्चंस होते हैं इनका एक ही आंसर होता है, और ये इनको रटना ही पड़ता है, इनको कोई भी ट्रिक नहीं है कि हम वैसे याद कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। क्लियर हो गया। तो हमारे बात क्या थी, अंतर्मुखता या फिर बाह्य मुक्ता जो व्यक्ति का लक्षण है, निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, हैंस आइसेंक। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, 11 नंबर है। 11 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट एग्जाम्पल वाट मोटिवेशन इज। ठीक है, बात मोटिवेशन इज कह सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्चम उदाहरण है जो प्रेरणा क्या है। ठीक है, प्रेरणा क्या है ये बताता है। तो 11 में पहला जो है हमारा वो कह रहा है कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ए इज इमोशनल अबाउट द अपकमिंग स्कूल ईयर एंड वांट टू डू वेल। यानी छात्र जो है आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। बी कह रहा है कि एनर्जाइज्ड सेट अ हाई गोल ऑफ डूइंग वेल in this math class, persist the considerable effort score highlight
हाईएस्ट इन क्लास, अगर वो बात करें कि वे सक्रिय है अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए और उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। फिर लास्ट आपका सेकंड लास्ट कहता है कि यह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करता है। फिर दा कह रहा है कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का भावुक अनुभव करती है। तो 11 में जो हम बात करेंगे तो हमारा जो बी वाला है, ये वाला बी कह रहा है कि जो सक्रिय है वो काफ़ी और गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी अगर अच्छा करा है तो उन्होंने पहले गोल सेट करा है, उसके बाद काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है, कंटिन्यूसली वो प्रयास के साथ बना रहता है और फिर उच्चतम अंक प्राप्त करता है। क्या है वो? एनर्जाइज्ड, एनर्जी के साथ फुल यानी भरा हुआ है वो कम्प्लीटली, सेट ऑफ हाई गोल ऑफ डूइंग वेल इन हिज मैथ क्लास। ओके, एंड उसके साथ क्या कर रहा है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है, ठीक है, एफर्ट कर रहा है और तभी वो गोल अपना जो है हाई स्कोर क्लास में प्राप्त कर रहा है मैथ में। तो इसी प्रकार से जो अगर मोटिवेशन प्रेरणा है तो वो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है आपका, मोटिवेशन ये है कि वो उसको पुश करता है कि जो गोल आप अचीव करने वाले हैं या आपने सेट किया है उसको करने के लिए, यानी स्किनर जो हैं आपके, स्किनर क्या कहते हैं? मोटिवेशनल को हाईवे कहते हैं, ठीक है। लर्निंग यानी मोटिवेशनल इज अ हाईवे ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का क्या है? नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ठीक है। और ये कहा किसने है? स्किनर ने कहा है। कौन है ये? मोटिवेशन, मोटिवेशन। ओके, क्लियर हुई? तो आंसर आपका बी होगा। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है, यानी इफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ मीन्स टू एन एंड देन इंट्रिंसिक मोटिवेशंस, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 12 नंबर जो है हमारा 12 क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य प्रेरणा एक अंत युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है, ठीक है। तो हमारी क्या अपने आप में एक अंत, यानी अगर हम बात करें 12 में तो वो कह रहे हैं एन एंड इन इट सेल्फ, ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ सिस्टमेटिक साइंस विच प्रोवाइड रूल्स, लॉ एंड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड ही इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये क्या है? मोटिवेशन है, लर्निंग है, मेंटल हाइजीन है या कन्फ्लिक्ट है। ओके, तो हमें क्या बताना है कि इन तीनों में से क्या चीज़ है। तो अगर हम कहें कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है तो वो कहलाता है दिमागी अयोग्यता, ठीक है। क्या कहलाता है? दिमागी अयोग्यता कहलाता है, यानी मेंटल हाइजीन। ओके, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर आपका कहता है, वन ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग लॉजिकली एंड सोशली इन अप्रूव्ड रीजन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड बिहेवियर इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। क्या कहलाता है? हमें ये बताना है ठीक है। 14 नंबर जो है हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है, तो देखिए 14 नंबर में जो बात की गई है, अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो हम जाएंगे आपका करेंगे परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशंस, ठीक है, रेशनलाइजेशन। फिफ्टीन नंबर जो है आपका, 15 नंबर में जो बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, दिस फैक्टर बिलोंग टू विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में फॉल करेगा ये? 15 नंबर में तो स्कूल की संगठनात्मक
स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, किससे? क्रियात्मक कारक से या सामाजिक कारक से या मनोवैज्ञानिक कारक से या अन्य कारक से। तो 15 में जो हमारा आंसर होगा वो कैसा है? सामाजिक कारक है, यानी हमारा सोशल फैक्टर है। ओके, कैसा? सोशल फैक्टर है। नेक्स्ट हम 16 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और 16 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी एडजस्टमेंट तो क्या है? एक्यूट एंजाइटी है, या थ्रो ऑफ गिल्ट है, या फ्री फ्रॉम न्यूरोस्टिक फियर एंड एंजाइटी है। तो क्या है इसमें से, ये आप बताएंगे। देखिए निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तो वो है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। आप जब फियरलेस होंगे और एंजाइटी नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की, देन आप किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। 17 नंबर है। 17 नंबर कहता है कि आ टीचर यू आस्क्ड योर स्टूडेंट्स, ठीक है, कहता है एज अ टीचर यू आस्क्ड योर स्टूडेंट टू राइट एन ऐसे एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशंस ऑन आवर लाइफ विच कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज बेस्ट इल्युस्ट्रेटेड बाय दिस असाइनमेंट। तो ये किस प्रकार का असाइनमेंट है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि क्या है ये। तो 17 नंबर में देखेंगे, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं हम, कि एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन में प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए किंतु एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। तो ये कार्यभार ब्लूम वर्गीकरण के संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करेगा हमें ये बताना है। तो हम बात कर रहे हैं कि वो कैसा है आपका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। नंबर है कि एज अ टीचर यू हैव collected information about intelligence, personality and classroom behavior of a student by using appropriate test and checklist. This process is called assessment, measurement, evaluations, all of the above. तो हम आपने देखा कि यहाँ पर इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और बिहेवियर, ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं उसके यहाँ पर मतलब देखे गए हैं, असिस्ट किए गए हैं। तो ये किस प्रकार का असिस्मेंट है हमें ये बताना है। तो ये कैसा है? ये है आपका असिस्मेंट टाइप, ठीक है, असिस्मेंट है, असिस्मेंट टाइप का टेस्ट होगा। ओके, यानी आंकलन है ये। एक बार देखिए हिंदी में दोबारा से, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है, यानी कलेक्ट की है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है? आपकी आंकलन है। ओके, आंकलन। मूल्यांकन आपको पता है कि एंड में होता है, ये आपको पता है। मेजरमेंट किसी भी चीज़ को जो मेजरेबल हो, जो नंबर में होती है, नंबर में जो आप मेजर करते हैं उसे मेजर करते हैं। ओके, इसलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहे हैं विच डोमेन इज नॉट नेम्ड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन कौन से डोमेन है और इसमें से कौन सा डोमेन आपको नहीं दिखेगा। यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 डोमेन दिए गए, एक तो आपका दे रखा है यानी साइको, ठीक है, एक आपका कॉग्निटिव, एक आपका इमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है, सॉरी एक, हाँ एक सेकेंड, और आपको क्या मिलेगा? एक साइकोमोटर, ये भी है। तो आपका 19 का हम देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, कौन सा है? कॉग्निटिव, क्रियात्मक, भावनात्मक, अफेक्टिव भी है उसमें, और आपका कनेक्टिव, कॉग्निटिव, ये है, मोटर है। और उन्होंने क्या पूछा है? कौन सा डोमेन नॉट? तो नॉट में हम बात करेंगे कनेक्टिव, ठीक है, ये सारे इसमें डोमेन हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। एनसीएफ से क्वेश्चन है, एनसीएफ से क्वेश्चन है जो हर बार आपके हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है। तो ये कह रहे हैं स्कूल से बाहर जीवन को जोड़ना, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल्स,
ये ठीक है, ओके है, क्योंकि हमें बताया गया है, उसमें कहा कि बच्चे की जो लाइफ है वो आप उसके जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ें हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वो है बाहर की लाइफ से कनेक्ट उसे होना है आफ्टर ऑल। फिर कह रहे हैं कि मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल क्लासरूम लाइफ, ये भी ओके है। ये भी क्या है आपका, ओके है। नेक्स्ट कह रहे हैं लर्निंग शुड फैसिलिटेट रोट, देखिए रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि रटना रटना बिल्कुल भी बाध्य किया गया है इसको, कि रटने से ज्ञान नहीं होता है। फिर कह रहे हैं एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस रेदर दैन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, ठीक है, बुक सेंट्रिक, इन पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्य चर्चा प्रदान करें, ये भी ठीक है। लेकिन रोड लर्निंग अगर कहीं बात करते हैं तो वो नहीं है, इसमें बिल्कुल उसका स्थान कहीं से कहीं तक नहीं दिया गया है। तो आंसर आपका कौन सा है, इसके नॉट के रेफरेंस में पूछा गया है, और आंसर आपका क्या है, सी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पे हम बात कर लें 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि आपका इनिशियली अ बेबी ग्रास्प्स द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल palm, ठीक है, palm and gradually as growth and development continue the baby use fingers and thumb to pick the object. This type of progress is ये कह रहे हैं सेफ्लोकॉडल है या प्रॉक्सीमोडिस्टल है या फिर मास टू स्पेसिफिक एक्शन है या रैंडम प्रोग्रेशंस है। ओके, ये हमें बताना है कि कौन सा ये होगा। तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इस वाले में आपके दो जो हैं आंसर ठीक हैं। तो अगर जिसने बी लगाया होगा और सी लगाया होगा, दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। कौन से, एक तो बी और सी दोनों। तो पहली चीज़ सेफ्लोकॉडल बताते हैं। सेफ्लोकॉडल क्या होता है, सेफ्लोकॉडल आपका जो हेड से टो, ठीक है, टो यानी सर से पैरों की तरफ चलता है, सर से पैरों की तरफ चलता है। क्लियर है, सर से पैरों की तरफ चलता है, तो ये वो हो गया। अब प्रॉक्सीमोडिस्टल होता है आपका सेंटर से आउटसाइड चलता है, ठीक है। अब आउटसाइड चलता है, ये किस प्रकार से देखते हैं। बच्चा पहले पूरा हाथ का प्रयोग कर रहा था, यानी पूरा मुट्ठी का प्रयोग कर रहा था, और फिर उसके बाद फिंगर से पकड़ रहा है, तो यानी वो सेंटर से क्या चलता है, ये आउटसाइड चलता है। फिर मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशंस, ठीक है, तो सी भी ठीक है। ये कह रहे हैं व्यापक से विशिष्ट कार्य प्रगति है, ठीक है, व्यापक से विशिष्ट यानी पहले बड़ा एरिया था फिर उसके बाद विशिष्ट हो गया। तो आपको इन दोनों का मतलब कुल मिला के एकदम सेम है। तो आंसर आपका बी और सी दोनों ठीक है, कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। 22 देखते हैं, 22 क्या कह रहा है। डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड डोमेन्स, ठीक है, सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल एंड सोशल। तो ये कुछ डोमेन है जो हमारे बताए गए हैं। सो फार एज डोमेन प्रोसेस इज कंसर्न दिस डोमेन, तो कह रहे हैं बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। और विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ संबंधित है, ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ संबंधित है। ये कह रहे हैं डेवलप इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग अदर, ये डेवलपमेंट इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन, ये डेवलपमेंट पार्शियली है या रैंडमली है। तो आंसर इसका देखिए आप कौन सा होगा, बिल्कुल सटीक आंसर हमें पता लग गया है कि अगर होलिस्टिक की बात की गई है ना, तो ये होलिस्टिक मैनर में या होलिस्टिक फैशन में, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यानी एकीकृत और समग्र विकास होता है। विकास कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। 23 क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर है। अ चाइल्ड हु इज हाई और लो इन अ करेक्टरिस्टिक्स सच एज वर्बल एबिलिटी, कैसी वर्बल एबिलिटी, विल रिमेन सो एट लेटर एज, ठीक है। दिस स्टेटमेंट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, ये बयान के मध्य किस पर जोर दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो 23 की बात कर रहे हैं, और जो इसका आंसर है वो है अनुवांशिकता, यानी जेनेटिकली है, यानी हेरिडिटी है, ठीक है, ये हेरिडिटी पर जोर दे रहे हैं।
इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से क्वेश्चन आया है ये आपका। द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज इन लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड, तो ये किस प्रकार का जो है किस में फॉल करेगा, तो लॉ ऑफ इफेक्ट में फॉल करेगा या लॉ ऑफ एक्सरसाइज में या लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट, नन ऑफ दीज, किस में से बात करेगा, तो ये हमें बताया गया है। तो इसमें देखिए ये कह रहे हैं अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। कहा जाता है क्या? प्रभाव का नियम या श्रम का नियम या फिर प्रबलन का नियम। ठीक है, तो इफेक्ट कैसा है या प्रबलन का नियम, तो ये आपको आंसर बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो हम 24 की बात कर रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज इज लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज का लॉ भी बोलते हैं, क्या श्रम का नियम भी बोलते हैं। यानी जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, उसके अंदर दो लॉ और आते हैं। कौन कौन से दो लॉ आते हैं? एक आपका हो गया, एक तो लॉ ऑफ यूज और एक आता है लॉ ऑफ डिसयूज। ओके, डिसयूज, तो ये दो लॉ उसके अंदर आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 25 नंबर है। 25 नंबर आपका कहता है पेवलोव से है। इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट द डॉग ये कह रहे हैं इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट द डॉग इज सिलेवेटेड नॉट ओनली व्हेन मीट पाउडर वट प्लेस्ड डायरेक्टली इन हिज माउथ बट आल्सो वेल बिफोर दैट इज व्हेन हेयर्ड द ट्रेनर्स फुट स्टेप्स कमिंग डाउन द स्टेयर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो ये कौन सा है? यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है या रेडीनेस है या फिर एक्सटेंशंस है या फिर कंडीशनिंग रिफ्लेक्स है। तो हमें ये बताना है 25 में कि क्या है। तो देखिए ये जो है कंडीशनिंग है कि उसको ये पता है कि वो जब नीचे आएगा तो उसको कंडीशन दिख रही है और उसमें वो उसको क्या करते हैं, फॉलो करता है, यार उसका जो स्टिमुलाई है या हम लार कह सकते हैं वो उसकी टपकने लगती है। उसके बाद 26 की बात करते हैं। 26 कॉग्निशन डेवलप थ्रू द कंस्टेंट प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द इन्वायरमेंट, दिस प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्ट इन। तो बात कर लेंगे 26 में कि क्या है। 26 यानी प्याजे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अनुभूति बच्चे वातावरण के बीच अंतर्क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। ये सिद्धांत किस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है? तो कह रहे हैं प्याजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, प्याजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 27 कहता है कि इन प्याजेट थ्योरी अ प्रोसेस विच इज़ द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड द न्यू, बिटवीन परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंस नॉन एज। तो क्या है? एसिमिलेशन है, इक्विलिब्रियम है, अकोमोडेशन या नॉलेज डिस्टर्बेंस है। तो हमें ये बताना है कि ये क्या है। ये कह रहे हैं कि ओल्ड है और न्यू है। तो न्यू में दोनों में क्या मतलब, ये जो बैलेंस है, जो परसेप्शन है वो किस प्रकार का है, तो हमें बताना है ये। 27 जो है आपका सी यानी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्या है? इक्विलिब्रियम है। ओके, बैलेंस्ड का फॉर्म है, यानी बैलेंस का फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी 28 नंबर पर। 28 नंबर जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीक्वेश्चंस ऑफ यूजिंग इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, तो क्या है 28 नंबर। ओके, तो पहला कह रहे हैं अवॉइड unwarranted stereotypes and negative expectations about student based on IQ score. Okay, next है individual assessment of intelligence is a structured interactions between the examiners and the student. Okay, तो देखिए अब हम बात करते हैं, अगर हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों को बचाना, या फिर कहना बुद्धि का व्यक्तित्व आंकलन परीक्षण और छात्र के बीच संचारित बातचीत या क्षमता की मुख्य एकमात्र विशेषता। तो एकमात्र यानी अगर ये ओनली वाले कहीं पर भी दिखते ना तो ये इसको आप बिल्कुल हटा दें। फिर क्या, एक समग्र IQ की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, क्या ये ऐसा होगा? तो ये पूछ क्या रहे हैं, बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयुक्त यानी उपयोग करने की सावधानी नहीं है। तो हमें नहीं के रेफरेंस में जो क्वेश्चन बताना है, किसके? नहीं के
रेफरेंस में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 8 का जो बी होगा ये होगा। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि का व्यक्तित्व आंकलन परीक्षण और छात्र के बीच संचरित बातचीत है, ये कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 29। और 29 जो है, एज पर एरिक्सन साइको social development of children occurs in 8 stage. A student of class 3rd around 9 year corresponds to which stage of development। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से स्टेज में फॉल करेगा। तो कह रहे हैं शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, या फिर परिश्रम बनाम हीनता, या नेतृत्व बनाम अपराध, या अंतरंगता या बनाम अलगाव। तो 29 में कौन सा होगा ये हमें बताना है। 29 में इसका जो आंसर है इनिशिएटिव यानी वर्सेस गिल्ट, यानी ओके नेतृत्व बनाम अपराध। ओके, और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है आज के लिए, हम यहीं पर लास्ट करेंगे। 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, NRF, ठीक है, क्या है NRT टेस्ट के बारे में पूछा है। NRT टेस्ट कौन सा होता है, तो हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म दी है, उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो वो हमारे पास कौन सी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टेबलाइज क्राइटेरिया। एक चीज़ और है, नॉट के रेफरेंस में पूछा है, नॉट ट्रू, तो वो ये होगा। ओके, ये वाला, बाकी ये ओके हैं। तो हाँ गाइज, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाए हैं ये आपको काफ़ी इनडायरेक्ट हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। इसको एक बार ज़रूर देखें, समझ के देखें, और वीडियो में कोई भी अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.